हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे हिंदू एडिटोरियल 2023 की 23 जून 2023 के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आज एडिटोरियल जो है तीन ही है, क्योंकि तीन ही मुझे इंपॉर्टेंट लगे जो एडिटोरियल है। ठीक है, चलिए देखते हैं एडिटोरियल को। सबसे पहला है अ डोरवे टू एन एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो यूनिवर्सिटी है, देखिए यहाँ पे बात की जा रही है जो यूनिवर्सिटी है, कहीं ना कहीं हमें उस लेवल पे काम करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के लेवल पे ही बच्चे जो है यानी कि स्टूडेंट जो है या एस्पिरेंट जो है वो क्या करे, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट कर दे। यहाँ पे इस चीज के बारे में बात की गई कि यूनिवर्सिटी उनको फैसिलिटेट करे कि वो किसी तरह से जो एंटरप्रेन्योरशिप है यहीं पे ही क्या हो, स्टार्ट हो। यानी कि जो जॉब की मैंने कोई भी नई स्टार्टअप शुरुआत करने की, वो कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत होनी चाहिए, ताकि बच्चों को जो है नई स्किल इसी के अनुसार ही प्रोवाइड की जाए, जिससे आगे वो एक बड़े एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ सके और इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। इंडिया इस टाइम पे क्या है, अपनी सर्विस सेक्टर से तो आगे बढ़ रहा है। हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर यानी कि प्राइमरी और टर्सरी सेक्टर तो है, लेकिन हमारी जो सेकेंडरी सेक्टर है कहीं ना कहीं वो मजबूत नहीं है। तो यहाँ पे बात की जा रही है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है। यहाँ पे तो ये एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से स्टार्ट हो सकती है, अगर वहाँ की उस तरह की स्किल अगर हम लोग यूनिवर्सिटीज लेवल पे देने लगे तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, ये इसी चीज को बता रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स को हायर करना चाहिए। वो एक्सपर्ट्स जो है किस तरह की होनी चाहिए, ये नहीं कि टीचिंग प्रोफेशन के एक्सपर्ट्स होने चाहिए, वो इस तरह के एक्सपर्ट्स होने चाहिए ताकि वो जो है स्किल प्रोवाइड कर सके या एंटरप्रेन्योर की तरीके को बता सके, उनके कंडीशंस को बता सके और उसको रियल लाइफ में किस तरह से इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में बात कर सके। तो चलिए बात करते हैं ये है क्या, इसके न्यूज के कॉन्टेक्स्ट को पूरा पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए, जो नई नॉलेज है कहीं ना कहीं इंटरेक्शन करती है जो कॉम्पिटेंट और डिस्पेरेट जो स्टूडेंट है उनके बीच में एक रिजल्ट का इंटरेक्शन करती है। ठीक है, जब हम डाइवर्स प्लेयर की बात करते हैं जो अलग अलग इंडेवर की अलग अलग तरह की सोच रखते हैं, वो अगर एक साथ आते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एक नई जॉइंट वेंचर बनाते हैं जो कि क्रिएशन करते हैं एक नई नॉलेज के, नई बॉडी और ऑफ नॉलेज की क्रिएशन जो है वो करते हैं। अगर यूनिवर्सिटी सिस्टम इसको देख रहा है, हमेशा देखता है इस चीज को, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिस्टम में ही ये सारी शुरुआत होती है। तो क्या करना चाहिए हमें, द मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम के अनुसार जो रिजल्ट है वो लार्ज एफर्ट्स होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनलाइज एंड स्केल ऑफ रिसर्च एंड स्टडी इन मेनी डिसिप्लिन इवॉल्व कीप्स इवॉल्विंग। जिससे कि हमें क्या करना है, यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है वहां पे कहीं ना कहीं रिसर्च और स्टडी को इन्हीं की डिसिप्लिन के हिसाब से बढ़ाना चाहिए कि किस तरह से हम एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ग्रोथ कर सके। अगर हम लंबे समय की बात करें तो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी जो होती है, हम कहीं ना कहीं इन चीजों में देखते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, इसमें डिसिप्लिन जो है वो कहीं ना कहीं रहती है। ठीक है, अगर बात की जाए ये इनके साथ इनकी छोटी छोटी जो सब डिसिप्लिन वगैरह है, तरीके हैं, वो क्या है, करेंट रेंज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कहीं ना कहीं अब शुरुआत धीरे धीरे पकड़ रही है, धीरे धीरे पकड़ बनती जा रही है। अगर मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात करें, यहाँ कहीं ना कहीं किसकी बात करें, ग्रोथ की बात करें, और राइज न्यू डिसिप्लिन अक्रॉस द ग्लोब and innovative bring together academic and industrial research work creating economic, intellectual and values for university। क्या कह रहा है, जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं ग्रोथ करना चाहिए और उसको राइज करना चाहिए नई तौर तरीके से, जिससे कि ग्लोबल इनोवेशन चेंजेस आए और जो एकेडमिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च दोनों एक साथ हमारी इकोनॉमी और इंटेलेक्चुअल वैल्यू को यूनिवर्सिटी में इंक्लूड कर सके। ठीक है, अगर हम नई फेज की बात करें, यहाँ क्या बताया जा रहा है, ये जो है ज्वाइंट एंटरप्राइजेस है किसकी, एकेडमिक और इंडस्ट्री की, जो क्रिएटिंग करते हैं क्या, इनोवेटिव तरीके से, जो कि लीड करते हैं, जो कि हमारी नई प्रोडक्ट, सर्विस और प्लेटफॉर्म देते हैं या पेटेंट को हमारे एंटरिंग करते हैं, एक नए दौर में इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर ये चीज ये कहीं ना कहीं हमें क्या करता है, जो आगे की पॉसिबिलिटी इवोल्यूशन है यूनिवर्सिटी में, उस चीज को कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, नेमली द एंटरप्रेन्योरली यूनिवर्सिटी के नाम पे इवॉल्व करना चाहिए इन यूनिवर्सिटी को। क्या इसके लिए प्रोएक्टिव आइडिया होने चाहिए और वन स्कूल ऑफ एकेडमिक जो इसको मेंटेन कर सके इस यूनिवर्सिटी को, उसको कहीं ना कहीं नई नॉलेज और रिसर्च के बारे में
जो कि विजन को बच्चों के सामने रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी चीज यूनिवर्सिटी में स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले उस चीज को क्या करो, आप फ्रेमवर्क बनाओ और बच्चों के सामने पहले उसको, स्टूडेंट के सामने उसको रखो कि किस तरीके से हम इस यूनिवर्सिटी को एक नई फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ा सकते हैं, यानी मॉडर्न सिस्टम ऑफ मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम को किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग थिंकिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग नई एज की यूनिवर्सिटी को एजुकेशन इंटरप्रेन्योर के बीच में एक बैलेंस बना सकते हैं, इनकी एजुकेशन को इनके साथ जोड़ सकते हैं और साथ ही साथ इनको एक ऑप्टिमल प्राइस में इनको नॉलेज अटेंड करा सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट स्किल अटेंड करा सकते हैं और सीरियस रिसर्च के बारे में हम इनको जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ये बता रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए हमें डेफिनेट कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गए, रिसर्च वगैरह हो गए, या कॉमर्शियलाइजेशन की जो रिसर्च आउटपुट्स वगैरह होती हैं इनकी भी जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ हमें यूनिवर्सिटी के कैपिटलिज्म को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल वैल्यू में एक नई प्रोडक्ट या नई प्रोसेस के रूप में काम भी करता है। ठीक है, अगर यूजीसी की बात करें, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इनिशिएटिव किया था इंस्टीट्यूशनलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि ये क्या बता रहे हैं कि इनोवेटिव तरीके से हमें यूनिवर्सिटी को किस तरह से लेके जाना है, एक इनोवेटिव तरीके से, एक आगे की तरफ इनोवेटिव तरीका, नई माइंडसेट के साथ हमें आगे बढ़नी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, नॉलेज फ्रंटियर होना चाहिए जो सामने उस चीज को देख सके, उस नॉलेज को समझ सके और उस नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं दिखा सके रियल लाइफ में स्टूडेंट्स को, जिससे स्टूडेंट क्या हो, ज्यादा मोटिवेट हो और वो एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़े। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये क्या दिखाएगा, इनहेंस करेगा हमारी क्वालिटी हायर एजुकेशन को। अगर हायर एजुकेशन हमारा आगे बढ़ा तो ये क्या करेगा, ये हमारी ब्रिंगिंग लाएगा प्रैक्टिशनर में, पॉलिसी मेकर्स में और स्किल्ड प्रोफेशन में, जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम में बताया गया है कि इस चीज को देना है। ठीक है, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए और क्या बताया जा रहा है, जो इनिशिएटिव है वंस इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट, जो इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं चाहता है, इंडस्ट्री इनिशिएटिव जो है वो क्या चाहता है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री, देखिए ये आप क्या हो गया एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे हो गया आपका यूनिवर्सिटी, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लिंक बनाना पड़ेगा और उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट की जरूरत होती है। और वो क्या करता है, ये जो इंडस्ट्री होती है और जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है, इनके बीच का लिंक का काम करता है, जिससे कि आपके पास जो है नई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो नई पोजीशन है वो आ सके, नई तरीके जो है इवॉल्व कर सके। तो इन्होंने एक नई कैटेगरी का पोजीशन का नाम बताया जिसको कहते हैं पॉप। ठीक है, वो क्या करेंगे, एक रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे क्लासरूम के अंदर, और क्लासरूम के अंदर उस चीज को बताएंगे कि किस तरह से हमें एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, क्या सोसाइटी और इंडस्ट्री को जरूरत है। ठीक है, तो ये सारी बेनिफिट कहीं ना कहीं उसको बताएगा। हमें इसके लिए क्या होना चाहिए, एक पॉप जो होता है एक टिपिकली इंडिविजुअल है जो सिग्निफिकेंस रखता है एक्सपीरियंस ऑफ देयर इंडस्ट्री, यानी कि आप अगर मान लीजिए केमिकल फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको नॉलेज किस चीज का चाहिए, एक केमिकल एक्सपर्ट जो केमिकल फैक्ट्री का एक्सपर्ट हो उसकी नॉलेज चाहिए। तो यही चीज की वो बात करे कि वो एक्सपर्ट होना चाहिए उस सेक्टर का, उस इंडस्ट्री का जिसमें कि आप एंटरप्रेन्योरशिप करवाना चाहते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक बेटर रास्ता मिल जाएगा। कहने का मतलब जो बच्चे काउंसलिंग करने के बाद जानते हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी लेवल पे पहले ही मिल जाए, ताकि वो इधर उधर ना भटके और अपनी गोल को सही तरह से समझ पाए। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले अगर बात की जाए, हम लोग कोई भी स्टूडेंट है वो अपनी करियर को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक सही गाइडलाइंस होनी चाहिए। अगर गाइडलाइंस उसके पास है, गाइड है, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को अचीव कर लेगा, अगर नहीं है तो वो उसके लिए भटकता रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो बात की गई है, जो पॉप को हायर करने की बात की गई, वो इसकी जरूरत नहीं है कि पीएचडी वो किया हुआ हो या एक्सपर्ट हो, उसको कहीं ना कहीं उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता हो, उसके बारे में जानकारी रखता हो, उस चीज को वो क्लासरूम में प्रेजेंट कर सके। इस चीज की नॉलेज के बारे में बताया है कि ऐसे टीचर्स को हायर, मतलब एक्सपर्ट्स को हायर करना चाहिए, ताकि वो फोकस कर सके, जो टीचिंग कोर्स है उसका जो फोकस हो वो प्रैक्टिकल हो और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड हो और जो अप्लाइड कर सके लर्निंग के अंदर। ठीक है, और डेवलप कर सके न्यू कोर्स दैट बी मोर अलाइन इंडस्ट्रियल ट्रेंड, जो आज की ट्रेंड चल रही है उस पे बेस होना चाहिए। ठीक है, और क्या बता रहे हैं, जो इनोवेशन इज ए नेक्स्ट पिलर, इनोवेशन जो है नेक्स्ट पिलर है। तो क्या करेंगे, अगर इस चीज को सर्व करेंगे, अच्छी तरह से बताएंगे, तो कहीं ना कहीं इनोवेशन जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप होते चलेंगे और वो इनोवेशन क्या करेंगे, हमारे
यहाँ पे जॉब को क्रिएशन करेंगे, ठीक है, इंटर्नशिप करवाएंगे और पार्टिसिपेशन जो है स्टूडेंट्स का वो भी इंक्रीज होगा, जिससे कि हमारी जो थिंकिंग है, थिंकिंग लेवल भी इंक्रीज होगा, जो स्टूडेंट्स की एनर्जी लेवल है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा और वो टीचिंग और रिसर्च को भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव बनाएगा। तो इसी चीज के लिए यहाँ बताया गया है कि इनोवेटिव जो है वो नेक्स्ट पिलर का काम करता है, जिसको हमें यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ना चाहिए। जब इनोवेटिव कल्चर एक स्ट्रांग बन के आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ सिंथेसिस आएगा, किसके आइडिया के बीच में स्पिन आउट होगा इंटरप्राइजेस, यानी कि इंटरप्राइजेस जो है बढ़ना स्टार्ट होगा। यूनिवर्सिटी बेस्ड सेटअप वुड नॉट ओनली इनक्यूबेटेड आइडिया बट ऑल्सो कन्वर्ट आइडिया इनटू पेटेंट एंड ट्रांसफॉर्म पेटेंट इनटू कॉमर्शियल प्रोडक्ट। सिर्फ इनक्यूबेटेड आइडिया को ही नहीं, बल्कि वो कन्वर्ट करेगा क्या, आइडिया को पेटेंट में, और उसको फिर ट्रांसफर करेगा कॉमर्शियल प्रोडक्शन में, यानी कि प्रोडक्ट बनाने में स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या जरूरत है, एक रोबस्ट मैकेनिज्म की जरूरत है, जिसकी वजह से वो क्या कर सके, काम कर सके इस लेवल पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्पाइरलिंग वायलेंस। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे इजराइल और पैलेस्टीन की जो लड़ाई है उसके बारे में बता रहा है, जो उनके बीच में कॉम्बैट है वो चल रहा है। क्या हुआ, इजराइल ने क्या किया, जेनिन पे कॉम्बैट किया हेलीकॉप्टर से, तो वहां पे क्या हुआ, 7 पैलेस्टीन को मार दिया गया। ठीक है, डेथ हो गई। और जब गन अटैक किया 2 पैलेस्टीनियन ने इजराइल के इल में, तो वहां पे 4 लोगों की मौत हो गई। ये क्या दिखाता है, जो अरब विलेज है बाय इटसेल्फ इजराइल सेटल करना चाहते हैं, जिसमें एक पैलेस्टीन जो है किल्ड किया गया एंड सेवरल अदर इंजर्ड किया गया। द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक, जो वेस्ट बैंक द्वारा ऑक्युपाइड है, उसने क्या देखा, विटनेस शार्प एस्केलेशन इन वायलेंस दिस वीक। इस वीक में बहुत सारी इस तरह की क्या देखा, जो वायलेंस है उस तरह का झेला, और बहुत सारे अटैक को भी कहीं ना कहीं झेला और उसको काउंटर अटैक किया। ठीक है, इजराइल जो टाइट कर रहा है कि जो ग्रिप को किस पे, वेस्ट बैंक पे, ठीक है, जहां पे जो सेटलमेंट है वो सबसे ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ रहे हैं, और उनके बीच में नई और लोकल पैलेस्टाइन जो रेजिस्टेंस है ग्रुप जो है जेनिन ब्रिगेडियर, वो कहीं ना कहीं इमर्ज हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण से वो अटैक किस पे कर रहा है, आपके जो इजराइल सोल्जर है उन पे और सेटलर्स पे, जिसके कारण से, और किसके थ्रू, होममेड वेपन, जो अपने घर पे ही वेपन को बनाए जाते हैं, और लो टेक्नोलॉजी की बॉम्ब्स वगैरह जो है यूज कर रहे हैं। जेनिन की अगर बात कीजिए, यहाँ नॉर्थ वेस्ट बैंक में है, जहां पे इमर्ज हो रहा है हॉटबेड ऑफ वायलेंट पैलेस्टीन रेजिस्टेंस, जो पैलेस्टीन द्वारा रेजिस्टेंस किया जाता है वो कहीं ना कहीं इमर्ज होके निकल रहा है। इजराइल जो है बार बार क्या कर रहा है, रेड करता है, और ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ही कर रहा है आज के टाइम पे, जिसके कारण जो वहां पे पैलेस्टीन साइड में कैजुअलिटी जो है जो बनी हुई है। और यूएन के हिसाब से अगर देखा जाए, इजराइल जो है कहीं ना कहीं अब तक 114 पैलेस्टीन्स को मार चुके हैं, इन जिसमें सिविलियन और मिलिटेंट दोनों ही है। इस ईयर अगर जून 12 की बात करें तो वेस्ट बैंक में लगभग 19 इजराइल जो है पैलेस्टाइन हैव फॉलन टू पैलेस्टाइन अटैक के द्वारा 19 इजराइल के लोगों को भी मार दिया गया है। अगर हम ट्यूसडे की रेड की बात करें तो वहां पे क्या बताया है, आफ्टर इजराइल कैबिनेट ने अप्रूव किया कि एक बिल्ड किया जाएगा न्यू सेटलमेंट, कहां पे, आपके वेस्ट बैंक पे। ठीक है, लेकिन जब इल अटैक हो गया पैलेस्टीन की गनमैनर द्वारा, तो इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या बताया कि हम 1000 नई सेटल को होम देंगे यहाँ पे। ठीक है, न्यू सेटलर्स होम्स यहाँ पे प्लान कर रहे हैं यहाँ पे बनाने की। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की स्टेटमेंट आई। तो अब क्या कह रहे हैं, वेस्ट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में मतलब झेल रहा है। इजराइल जो कि अभी तक स्टेब्लिश चेक पॉइंट बना रहा है, क्रिस क्रॉस ऑक्युपाइड, जहां पे वो उसकी टेरिटरी है वहां पे कहीं ना कहीं वो चेक पॉइंट्स वगैरह बना रहे हैं, जिससे कि वो इन चीजों को मैनेज कर सके, प्रिवेंट कर सके, ये जो वायलेंस हो रही है उसको प्रिवेंट कर सके। लेकिन ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस आफ्टर सेकंड इंटिफाइड इवेंट वाइल डिपनिंग ऑक्यूपेशंस एज होप पॉलिटिकल सॉल्यूशन वन पैलेस्टीन बिगिन टू लॉन्च आइसोलेटेड। अब क्या हो रहा है, पैलेस्टीन ने क्या किया, आइसोलेटेड तरीके से अटैक करना स्टार्ट किया, जैसे सुसाइडल नाइफ अटैक, ठीक है, जिस सोल्जर के खिलाफ। तो ये कहीं ना कहीं और ज्यादा वायलेंस जो है वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की फेज की बात की जाए वायलेंस की, जो लोकल पैलेस्टाइन ग्रुप है वो कहीं ना कहीं बड़े अटैक की बात करें और रिटेलिएशन की भी बात करते हैं। ठीक है, इजराइल कहीं ना कहीं रेन फायर कर रहा है पैलेस्टाइन के जो गांव है उनके इलाके में, और डिमोलिश कर दिया है लगभग सभी अटैकर्स पे जो इनको मदद पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अगर बात की जाए पैलेस्टीन की, तो वो कहीं ना कहीं डिवाइड है, फतह कंट्रोलिंग द वेस्ट बैंक एंड इस्लामिक हमास जहां पे रूलिंग कर रहे हैं गाजा। ठीक है, फतह कंट्रोलिंग जो वेस्ट बैंक में और इस्लामिक हमास जो कि गाजा में है। ठीक है, इन दोनों को कहीं ना कहीं डिवाइड करके रखा है।
जो अरब वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट किसको कर रहा है, पैलेस्टीनियन को, ठीक है। और उसका फोकस है कि और साथ ही साथ जो अपने पड़ोसी देश है इसके इजराइल के साथ, उसके साथ भी टाइज अप करने की बात कर रहा है। लेकिन अगर यूएस और यूरोप की बात की जाए, वो भी कहीं ना कहीं सेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ सम ऑफ द मोस्ट एडवांस वेपन किसको यूक्रेन को भेज रहा है, जिससे कि हेल्प हो सके रशिया से फाइट करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि इजराइल ट्रूप जो है वो किल कर रहा है पैलेस्टीनियन को ऑक्युपाइड टेरिटरी एवरी डे, हर दिन जो ऑक्युपाइड किए। देखिए एक तरफ तो यूएस ये कह रहा है कि भाई यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है कि वो जो किससे, आर्मरी से यानी कि टेक्नोलॉजी से, किसके थ्रू, ताकि जो रशियन के अटैक हो उसको रोक सके। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि जो इजराइल है वो डेली ऑक्युपाई कर रहा है किसको, आपके टेरिटरी को, ठीक है, टेरिटरी को हर दिन। तो इसको कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक तरफ देखिए ये कॉन्ट्रावेंसी बन रहा है कि एक तरफ तो वो रशिया अगर अटैक करके अगर उसको अब टेरिटरी को बढ़ा रहा है तो उसको कहीं रोकने के लिए वो किसका हेल्प कर रहा है, आपके यूक्रेन की। लेकिन यहाँ पे अगर क्या कहते हैं, आपके इजराइल अगर अटैक कर रहा है तो यहाँ उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज वो बताया जा रहा है। तो इसका कोई भी एक तरीका नहीं है, जेन्युइन तरीका नहीं है। आपको सबसे पहले तो फ्रीज करना पड़ेगा इजराइल सेटलमेंट को, और ओपन डायलॉग से ही आप इन दोनों साइड्स के जो वायलेंस है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला है न्यूज हमारा, कैन शॉर्टर मेडिकल कोर्स सॉल्व रूरल शॉर्टेज। जो शॉर्टर मेडिकल कोर्स है, यानी कि अगर मान लो आप 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करा देते हो, क्या वो बेटर है एक रूरल एरिया में सर्विस प्रोवाइड कराने में, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या अगर आप ऐसा चीज करते हो तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? क्या सारे डॉक्टर ऐसे ही हैं कि वो उनको ऐसा भी हो सकता है कि आप डॉक्टर को नियुक्ति वहीं पे करो, क्या ऐसे भी कर सकते हो? तो यही चीज बता रहे हैं। इंडिया में लगभग 1 लाख MBBS सीट है, देयर विल बी कंटिन्यू मैसिव, लेकिन उसके बाद भी शॉर्टेज होती है कहाँ पे, रूरल एरिया में। जो शॉर्टर कोर्स है वो कहीं ना कहीं लाएगा बहुत मेडिकल प्रोफेशन के, जिससे सर्व करेंगे जो ये यहाँ जहाँ जरूरत है वहां पे। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। क्या क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी प्रपोजल। कि यहाँ पे सबसे पहला कहा गया है, तुम क्या सोचते हो कि जो वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी ने क्या प्रपोजल किया है, वो बताए कि इस तरह की जो शॉर्ट टर्म चीजों को प्रपोज किया, क्या ये सही है, इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो सुधा सेसियान क्या बता रहे हैं, तो मैं इनको सिर्फ यहाँ पे आएंगे। सुधा मैडम क्या बता रही है कि आई डोंट थिंक दिस इज द गुड आइडिया दिस पॉइंट। मैं नहीं सोचती कि ये अच्छा आइडिया है। डिप्लोमेटिक कोर्स जो है वो सिर्फ ट्रेन नहीं करेगा ट्रेनिज को, वो एडुकेट डील करने को काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें इस सोच को, तो नॉट मेनी डॉक्टर इन रूरल एरिया, अभी भी बहुत सारे डॉक्टर जो है रूरल एरिया में नहीं है। उनको कहीं ना कहीं वो सेंड टू पीपल हु स्पेंड लेस ईयर इन ट्रेनिंग, जो कम साल की जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे भेज दिया जाता है। बट रूरल एरिया में बहुत सारे एडुकेट फैसिलिटीज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहाँ पे सही फैसिलिटीज नहीं है, सही ट्रांसपोर्ट नहीं है, जिसके कारण ट्रेनिंग क्या करती है, वहाँ पे लेफ्ट कर देते हैं विथ इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर सिचुएशन को, दे एबल टू दैट, ठीक है। मतलब वहाँ पे वो लोग क्या कर देते हैं, इस क्रिटिकल इमरजेंसी को छोड़ देते हैं और उनको रेफर कर देते हैं कि भैया आप वहाँ जाओ, वहाँ जाके चेकअप कराओ, ठीक है। अब देखो इससे आगे फ्यूचर का क्या बता रहे हैं कि टू इन फ्यूचर्स व्हाट विल बी देयर स्टेटस, क्या होगा उनके स्टेटस उस टाइम पे। पैरामेडिकल स्टाफ जिस तरह की, मान लीजिए अगर आप इस तरह की शॉर्ट टर्म कोर्स करवाते हो तो उनका स्टेटस क्या होगा, क्या वो फिजिशियन की तरह काम करेंगे, एक असिस्टेंट फिजिशियन की तरह जो पैरामेडिकल स्टाफ होती है, ठीक है। तो उनका क्या स्टेटस पहले बताओगे, वो डिसाइड करो, ठीक है। ट्रेनिंग बेटर डील टू इमरजेंसी, अगर ट्रेंड है बेटर तरीके से तो वो कहीं ना कहीं किसको डील करेगा, एक इमरजेंसी को डील करेगा, और वो ट्रांसपोर्ट करेगा पेशेंट्स को, जो मूव करेगा या फिर किसी डॉक्टर को बुलाएगा। दिट वुड बी द बेटर आइडिया 3 ईयर डेवलपमेंट, तब ये कहीं ना कहीं बेटर आइडिया होगा 3 साल की डिप्लोमा के लिए। अगर वहीं सोहन भादुरी जी की बात करें तो ये कहते हैं अगर हमें सिर्फ ये फोकस नहीं करना चाहिए कि हमें डॉक्टर को प्रोड्यूस करना चाहिए, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो रूरल एरिया में जा रहे कि नहीं जा रहे, वो रूरल एरिया में सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल में जो नंबर ऑफ डॉक्टर है पर 10,000 पॉपुलेशन पे, वो कहीं ना कहीं नेशनल एवरेज से कम है। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है जो कैडर ऑफ डॉक्टर है वो कहीं ना कहीं कैपेबल है कि फर्स्ट लेवल केयर ऑफ रूरल कंट्री साइड, यानी कि जो पहले लेवल की केयर है वो
उसी को ही देखना चाहते हैं। इफ नॉट ओनली क्रिटिकल सिचुएशन, मतलब वो क्रिटिकल सिचुएशन को देखना ही नहीं चाहते, ठीक है ना, मतलब वो छोटे छोटे लेवल पे देखना चाहते हैं। द प्रपोजल ऑफ पीएचसी बीच एसक्यू, जो पीएचसी जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है वो ज्यादा ही जरूरत है वहाँ उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और वहाँ उस तरह के डॉक्टर जो पीएचसी के लिए एक फुल ट्रेन डॉक्टर की जरूरत है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइड की बात करें तो कहीं ना कहीं जो सब सेंटर में होते हैं वो जो कहाँ नीचे होते हैं, किससे, पीएचसी से, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर प्रोवाइड कराते हैं अभी भी वहां पे। मेडिकल कमीशन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं प्रोविजन बना रहे किसके लिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए। और क्या बता रहे सुधा जी, और क्या बता रही है आई एग्री वी कुड थिंक मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोफेशन कैन डील विथ इमीडिएट सिचुएशन। देखिए मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोफेशन कहीं ना कहीं अच्छी तरह से इमीडिएट सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि वो पेशेंट को भेज सके या मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर सके उस टाइम पे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये पूरी तरह से डॉक्टर जो है डॉक्टर की तरह पूरी तरह से काम करेंगे, बट दैट शुड नॉट प्रिवेंट गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा करने से गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकती, क्योंकि उनको बेसिक हेल्थ केयर जो क्या है वो बेसिक इम्यूनिटी है, उसको देना ही देना है, तो इसको रोक नहीं सकती। इसको या तो आप इंक्रीज करो, ठीक है। अब ये क्या बताया जा रहा है, क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी मूव नहीं होगा कि जो लेस क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर है वो कहीं ना कहीं रूरल पॉपुलेशन एरिया में, और जो ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं वो कहीं ना कहीं अर्बन एरिया में? बिल्कुल होगा। यहाँ पे सुधा जी क्या बता रही है, ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी होगा, क्योंकि जो हेल्थ अवेयरनेस है अगर रूरल की बात की जाए वहां पे वो कोई अच्छी नहीं है। बहुत सारी जो मील्स और रिसोर्सेस है वो कहीं ना कहीं जो मेडिसिन है वो वहां पे नहीं मिलती है। उस सिचुएशन में अगर देखा जाए जो लेस क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, जस्ट बिकॉज यू थिंक एवरीवन गिव अप्रोप्रिएट मेडिकल अटेंशन, इट इज नॉट फेयर डील एट ऑल। तो वहां पे हर चीज पे वो ध्यान दे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई पूरी तरह से परफेक्ट ही नहीं है उस चीज के लिए और आप रूरल एरिया में भेज रहे हो तो कहीं ना कहीं वो ठीक तरीके से काम कर ही नहीं पाएगा, हर चीज में वन मैन आर्मी की तरह काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सोन जी क्या कह रहे हैं, सोन जी कह रहे हैं यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव है, एक कि पूरी हेल्थ प्रोफेशन की रेंज को देखना जो सर्व कर रहे हैं सब सेंटर में, जो एक इंश्योर कर रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ केयर को, और दूसरा अगर दूसरी नहीं, इसमें कौन आते हैं, आशा कैडर वाले जो कि ट्रिमेंडियस रोल निभा रहे हैं, जो हेल्थ अवेयरनेस को कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहे हैं, और दूसरा जो डिफरेंट तरह की फिजिकल रियलिटी और फिजिकल आइडियल है कि लोगों के बीच में सोच है। स्टेट जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है कि वो हर लोगों के तक हायर अटेनेबल क्वालिटी केयर जो है वो पहुंचा सके। लेकिन रियलिटी क्या देखा जाता है कि जो परफेक्शन है और सॉल्यूशन के बीच में हम डिफरेंट ही नहीं कर पाते। कहने का मतलब जो परफेक्शन है कि मान लीजिए आपको पेट दर्द है, पेट दर्द की दवाई दी जाए, एक दवाई है बिल्कुल अच्छी है और वही देनी रिकमेंडेड किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम, कोई भी सॉल्यूशन कि आप ये चीज कर लो, ये चीज कर लो, ये चीज कर लो, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिमिनेटरी पॉइंट से देखा जाए तो हम कह सकते हैं जो यू से वी डोंट हैव द परफेक्ट सोल्यूशन ऑन ओरिजिन, कोई भी एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता, एंड यू डोंट डू एनीथिंग एट ऑल, और सभी चीजें आप नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी काम है, ठीक है। अगर सुधा जी की बात करें तो यहाँ सुधा मैडम क्या कह रही है कि देयर इज नेवर आइडियल सोल्यूशन, ये कोई आइडियल सोल्यूशन नहीं है, सही सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे कुछ तरह की इंटरिम अरेंजमेंट करना चाहिए। जब वहां पे पूरी तरह से नॉट फुल्ली इनफ फुली क्वालिफाइड डॉक्टर, जब पूरी तरह से डॉक्टर ही ना हो वहां पे, तो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए उस सिचुएशन की, यहाँ पे फुल फ्लेज मेडिकल डिग्री कहीं ना कहीं लोग जो इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ऐसी कोर्स करनी चाहिए जो इक्विवेलेंट हो फुल फ्लेज मेडिकल डिग्री के, ठीक है ना। जो रूरल प्रैक्टिशनर है जो फ्यूचर में कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट एकेडमिक डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अगर यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो लिस्टेड मेडिकल एंड सर्जरी एंड सो ऑन, बट वी आर एट पॉइंट वेयर वी कैन नॉट अफोर्ड टू डिफरेंट डिग्री, हम यहाँ पे डिफरेंट डिग्री की अफोर्ड नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में फुल फ्लेज मेडिकल ग्रेजुएट को रियलाइज करना पड़ेगा देयर सोशल ऑब्लिगेशन को,
कि वो वहां पे जाए और वहां पे जाने के बाद उनका इलाज करे। ये नहीं कि हम जो ट्रेन नहीं है उनको ही भेज दें, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपके GS4 के लिए भी जरूरी है, एथिक्स के लिए, कि जो ग्रेजुएट डिग्री के हैं लोग वो कहीं ना कहीं रूरल एरिया को अवॉइड करते हैं, जिसके कारण से वहां की जो हेल्थ सेक्टर है कहीं ना कहीं थोड़ी डाउन में जाती है, क्योंकि वो चाहते हैं पैसे कमाना, और पैसे वो चाहते हैं कि भैया शहरी इलाकों में रहे, गांव इलाके में नहीं जाए, ठीक है ना। तो हमारे पास एडुकेट मेडिकल ग्रेजुएट नहीं है, बट अगर हम कुछ स्टेप ले, मोटिवेट करें जिससे कि वो वहां पे जा सके, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज बताया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर कंपल्सरी रूरल पोस्टिंग हेल्पिंग इन दिस रिगार्ड। अगर पूरी तरह से हम रूरल पोस्टिंग कर दे, क्या वो हेल्प करेगा? अगर हमें डॉक्टर को अट्रैक्टिव करने की बात है रूरल एरिया में, तो हम अलग अलग तरह के लॉट्स ऑफ मीन्स ओवर ईयर हम अलग अलग तरीके आजमा चुके हैं बहुत देर से। हार्ड इंसेंटिव, तो ये इंसेंटिव कहीं ना कहीं फेल हुआ है। अगर बात की जाए विश टू बॉन्डेड सर्विस, बॉन्डेड सर्विस की भी बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छी ऑप्शन नहीं होगी, इससे डिप्राइव होगा। मार्जिनल गेन राइज हैविंग डॉक्टर बॉन्डेड रूरल सर्विस हायर। तो रिक्रूट क्या होनी चाहिए? वे टू रिक्रूट मोर डॉक्टर इनटू रूरल एरिया। आपको रिक्रूट करना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा, वहां रोकना पड़ेगा किस तरह से डॉक्टर वहां पे रुके, क्योंकि रिक्रूटिंग प्रैक्टिस और रिटेनिंग देम टू डिफरेंट ब्लेमेज। अगर बात की जाए प्रैक्टिशनर को रिक्रूट करना और रिटेन करना, दोनों ही कहीं ना कहीं ब्लेमेज वाली कंडीशन बन रही है। रिक्रूट करना मतलब वहां पे आप किसी चीज को पोस्टिंग कर रहे हो, और दूसरा वहां पे रिटेन करना, ये दोनों ही चीज जरूरी है। आप पोस्टिंग भी करो और साथ ही साथ वो डॉक्टर ये नहीं कि 4 दिन काम करे और भाग के आ जाए, ठीक है ना। पंचायत मूवी देखिए ना, पंचायत जो सीरीज है, वो बंदा क्या चाहता है कि उस गांव में फंसा हुआ है, उस गांव से निकलना चाहता है, ठीक है ना। तो उस गांव से निकलने के लिए क्या करता है? अलग अलग तरीका आजमाता है कि यहां से कैसे निकलूं। तो इसी तरह से टू रिटेन देम इन रूरल एरिया नॉट गोइंग पॉसिबल एटलीस्ट 30 to 40 ईयर, बिकॉज अल्टीमेटली रूरल डॉक्टर शॉर्टेज इज डेवलपमेंट प्रॉब्लम। रूरल डॉक्टर जो है वो शॉर्टेज क्यों है? क्योंकि डेवलपमेंट प्रॉब्लम है। मेन चीज आती है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम जो है डेवलपमेंट से। अगर गांव में ही आप रूरल एरिया में अगर आप डेवलपमेंट अच्छी करोगे तो वो डॉक्टर कहीं ना कहीं रिटेन करने की कोशिश करेगा। अगर आप उसी को ही नहीं करोगे तो क्या डॉक्टर रुकेगा? नहीं रुकेगा, ये भाग के आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बताया जा रहा है? सुधा जी क्या बता रहे हैं? ठीक है, सुधा जी बता रहे हैं, आई हैव बिन मेडिकल टीचर मेनी टाइम्स। मैं बहुत मेडिकल टीचर रही बहुत सालों से, और ये नोटिस किया कि जो वहां लोगों को पढ़ा रहे हैं एक कंटिन्यूअस चेन नहीं बन रहा है। देयर इज कंटिन्यूअस चेन ऑफ डॉक्टर इन रूरल एरिया। क्या बता रहे हैं? एक कंटिन्यूअस चेन बनता जा रहा है। समवन कम इन मे बी सर्व 2 से 3 साल, देन गेट आउट, फिर बाहर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सेवरल सिस्टम को मोटिवेट करना चाहिए। ट्राई टू नॉट वर्किंग आउट बट कैन नॉट जस्ट से ओके वी फेल्ड। तो क्या किया जा रहा है? रेगुलर डॉक्टर क्या चाहते हैं? वो नहीं जाना चाहते रूरल एरिया में, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम इंक्रीज होगी, क्रिएट लार्ज डिवाइड, ठीक है। तो आगे यही सब चीजों के बारे में बता रहे हैं। आगे एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, देयर इज ए वाइड डिस्पेरिटी इन स्प्रेड ऑफ आवर मेडिकल कॉलेज, डज इट नीड टैकल द एड्रेस रूरल शॉर्टेज। क्या बताया जा रहा है? जो वाइड डिस्पेरिटी है जो फैला हुआ है मेडिकल कॉलेज में, क्या ये इसको हम टैकल कर सकते हैं एड्रेस करके रूरल शॉर्टेज को? बिल्कुल एड्रेस कर सकते हो। अगर बात की जाए, अगर मैं अपनी ओपिनियन से बताएं तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी डेवलपमेंट करें, डॉक्टर को मोटिवेट करें कि आप जाइए वहां पे, इंसेंटिवाइज करें, उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, तो कहीं ना कहीं उन डॉक्टर को क्या कर सकते हैं? रिटेन कर सकते हैं, और वो डॉक्टर जो है क्वालिफाइड डॉक्टर वहां पे काम भी करेंगे और साथ ही साथ जो लोगों की हेल्प भी करेंगे, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा यूथ को हमें क्या करना चाहिए? स्पॉन्सर करना चाहिए। यूथ को वहां पे स्पॉन्सर करना चाहिए इन सब चीजों के लिए, क्योंकि यूथ को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर वहां पे मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो चीज बेनिफिशियल होगी।
उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, हमारी जो मेडिकल सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं डेवलप करना पड़ेगा, उस शॉर्टेज को कम करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में लोगों को वहां पे मेडिकल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये चीज कब आ सकती है? जब आप ट्रेनिंग बताओ, ट्रेनिंग में बताओ, जब आप एजुकेशन दे रहे हो उस टाइम पे नंबर ऑफ कॉलेज की जो नंबर ऑफ कॉलेज बढ़ाओ। सिर्फ कॉलेज बढ़ा देना या एजुकेशन दे देना काम नहीं है, वहां पे उनको मोटिवेशन भी चाहिए कि वो वहां पे रहे या नहीं रहे। एक मेडिकल ग्रेजुएट क्या कंपेयर करता है कि देमसेल्फ इंजीनियरिंग और ग्रेजुएटिंग। यू कैन नॉट सेक्रीफाइस योर ट्रेनिंग फॉर सेक ऑफ जॉब। एडुकेट नंबर ऑफ कॉलेज बट डेंसिटी वाइज। अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज कहां पे है? सदर्न स्टेट में, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात में लगभग 85% ऑफ सीट जो है रिजर्व है वहां के कैंडिडेट के लिए। सो इंपॉर्टेंट पॉलिसी क्वेश्चन एड्रेस किया जाता है कि आई डोंट थिंक प्योरली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी एबल टू डील इट। क्या पूरी तरह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसको डील कर सकते हैं? नहीं, आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सिस्टम में ही इसको, मेडिकल गवर्नमेंट सिस्टम को ही कहीं ना कहीं अच्छी तरह से इंक्रीज करना पड़ेगा नंबर में, और अपनी कंट्री में इंक्रीज करना पड़ेगा। उनको एक जैसे म्यांमार रीडिस्ट्रीब्यूशन नर्स कॉलेज टू बी डिसेंट्रलाइज नर्सिंग एजुकेशन फ्रॉम यांगून, एक एग्जाम्पल दिए म्यांमार का, ठीक है ना। तो आपको रूरल एरिया में काम करना पड़ेगा, उनको प्लेसिंग देनी पड़ेगी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करना पड़ेगा, रूरल एरिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है बन के आएगी। ठीक है, आई होप कि आज का आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।